बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है, जूते पॉलिश करते रहेंगे, अवाम को कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब भी इलेक्शन होगा बड़े आराम से ये लोग जूते पॉलिश करेंगे और जाली फॉर्म 47 लेकर दोबारा से इक्तदार में आकर बैठ जाएंगे। ये करना है इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही हैं पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जितने भी लोग हैं जो ओहदेदार हैं, उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़े दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज अगर छोड़ के पूरे ताकत के साथ पूरे तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद करें तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बात की है और ये बात रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, जिन लोगों ने उन्होंने बात रिपोर्ट की। और इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुन लें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कमतर ताकत जिस्मानी है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल और बंदूकें हों, वो पसपा होंगे। रूहानी और इखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 वाला, उसे रुकवा दिया है और उसकी जो है वो मुलतवी करवा दी है समात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये 2 हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज और शेर शाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भांजा शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए
کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DG/ISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو خراب حالات میں رکھے جانے پر کرنٹ لگ چکا ہے اور زخم آ چکے ہیں، ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، ان پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے۔ یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے۔ اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور نہ اسلام کی سمجھ ہے۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے۔ عدلیہ تباہ، میڈیا خاموش اور پولیس سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی ہے۔ ایسا تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے، ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے۔ SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود ISI دیتی رہی ہے۔ جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے۔ اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے۔ بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں اور جن لوگوں کی موجودگی میں باتیں کی ہیں وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی وہ بات نہیں کی تو میں بھی اس بات کو روک لیتا ہوں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ سخت باتیں کی ہوں لیکن یہ بھی کہا ہوگا ابھی اس کو پبلک نہیں کرنا، لیکن میری یہ اوپینین ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے حالات بہت پتلے ہیں، پارٹی کے اندر بھی کارکنان بھی ان سے ناراض ہیں اور پارٹی کے اندر ان کی فرسٹریشن نظر بھی آ رہی ہے۔ ابھی ایک آدھی اور بھی آڈیو ہوئی تھی، کسی کو گالیاں والیاں دے رہے تھے، تو وہ کسی کے ساتھ بھی، اور علی امین گنڈا پور کے اندر ایک فرسٹریشن، ایک غصہ اور ایک تکبر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوتا۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔